भारत पर पश्चिमी मीडिया की टिप्पणी पर जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे हमारे लोकतंत्र की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे भी हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास जानकारी की कमी है। जयशंकर मंगलवार को हैदराबाद में राष्ट्रवादी विचारकों के एक मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने पश्चिमी मीडिया से काफी बार हमारी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए सुना है। यह ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास जानकारी की कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमारे चुनाव में राजनीतिक खिलाड़ी भी हैं। पश्चिमी मीडिया के एक लेख में पूछा गया कि भारत में इतनी तेज गर्मी में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैंने अब वह लेख पढ़ा और मैं कहना चाहता हूं कि सुनो, उस गर्मी में मेरा सबसे कम मतदान सबसे अच्छे समय में आपके उच्चतम मतदान से अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि ये ऐसे खेल हैं जो हमारे साथ खेले जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, यह राजनीति है, यह हमारी घरेलू राजनीति है जो वैश्विक हो रही है। वैश्विक राजनीति है जो महसूस करती है कि उन्हें अब भारत में घुसपैठ करनी चाहिए। ये लोग हमसे सलाह किए बिना कैसे तय कर सकते हैं कि उन पर कौन शासन कर रहा है। विवाद होने पर सैम पित्रोदा ने दी सफाई। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जहां मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर वार पलटवार अभी थमा नहीं था, वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा अमेरिका के विरासत कर पर दिए बयान पर विवाद गहरा गया है। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान व्यक्तिगत था। पित्रोदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत कर पर मैंने एक व्यक्ति के तौर पर जो कहा उसे तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस के घोषणापत्र के बारे में पीएम जो झूठ फैला रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर दिया गया बयान वास्तविकता से परे है। पित्रोदा ने भाजपा पर पलटवार कहा, कौन कह रहा है कि 55% छीन लिया जाएगा? किसने कहा कि ऐसा कुछ भारत में होना चाहिए? भाजपा और मीडिया इतनी परेशान क्यों है? उन्होंने आगे कहा, मैंने अमेरिका में एक टीवी चैनल पर अमेरिकी विरासत कर का एकमात्र उदाहरण दिया था। क्या मैं सही तथ्यों का हवाला नहीं दे सकता? मैंने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को बात करनी चाहिए। इसका कांग्रेस या किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दायर याचिका में कहा कि धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 1 और सप्ताह का समय दिया गया है। सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ का आरोप। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इंसुलिन न देने के खिलाफ आम आदमी पार्टी डॉक्टर विंग और नेताओं प्रदर्शन किया। अब डॉक्टर विंग ने भाजपा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और जेल का जवाब वोट से देने के लिए लोगों को जागरूक किया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव से भाग रही है, तभी बिना सबूत और बरामदगी के दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा हुआ है। भाजपा बताए, मुख्यमंत्री की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और 23 दिन तक उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दी गई? आप उम्मीदवार ने कहा कि भाजपा जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की जनता इसका जवाब वोट से देगी। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, पानी, शानदार स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं को बस में सफर समेत कई सुविधाएं दी हैं।
भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने छपवाई माफी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भ्रामक विज्ञापन मामले में सवाल पूछे जाने के बाद बुधवार को पतंजलि ने एक बार फिर अखबार में माफी छपवाई है। इस बार इसका आकार भी पहले से ज्यादा बड़ा है। गौरतलब है कि पतंजलि ने एक दिन पहले भी ऐसा ही एक माफीनामा छपवाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी मांगते हुए पतंजलि से पूछा था कि क्या उसकी माफी उसके विज्ञापनों जितनी बड़ी है। रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण की तरफ से अखबार में छपवाई गई माफी का आकार एक अखबार के पन्ने का लगभग 3/4 है। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में बिना शर्त के माफी लिखा है। साथ ही इसमें माफी मांगते हुए कहा गया, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम वैयक्तिक रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची हैं। हम विगत बैठक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम पूरी सावधानी और अत्यंत निष्ठा के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेना प्रमुख ने गिनाई उपलब्धि। भारत लगातार अपने रक्षा के बेड़े को मजबूत कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की कोशिशों में लगातार सफलताएं मिल रही हैं। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सफलता की एक और नई इबारत लिखी है। उसने देश की अब तक की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। इसी को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बुधवार को बताया कि कैसे रक्षा क्षेत्र लगातार नया मुकाम हासिल कर रहा है। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर से जनरल ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हल्के वाहनों और बुलेट प्रूफ जैकेटों सहित स्वदेशी खरीद कर रही है। इतना ही नहीं, नाइट विजन उपकरणों के माध्यम से भारतीय सैनिकों की रात में लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और संचार प्रणालियों में भी सुधार किया जा रहा है। आर्मी के उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार से मिलने वाले सहयोग के बारे में जनरल पांडे ने कहा, सरकार द्वारा 4 चरणों में दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों ने हमें इसके तहत हस्ताक्षरित 18,000 करोड़ रुपए के अनुबंधों के साथ खुद को आधुनिक बनाने में मदद की है। इन उपकरणों का उपयोग अब सीमा पर किया जा रहा है। पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी विक्रम पहल को एसटीएफ ने मंगलवार सुबह बागपत के खेकड़ा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने के लिए गुरुग्राम का नेचर वैली रिसोर्ट उसी ने बुक किया था। उसके पास से भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र, हस्तलिखित कुंजी, मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया है। एसटीएफ के एएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी विक्रम पहल निवासी ग्राम बराह खुर्द, जिला जींद, हरियाणा यहां बागपत के खेकड़ा फ्लाईओवर पर अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2010 में वह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ था। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा पर की कार्रवाई। बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने बैंक के ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि नियामक ने अपने निर्देश में कहा है कि वह अपने मौजूदा ग्राहकों, जिसमें क्रेडिट कार्ड के ग्राहक भी शामिल हैं, को सेवाएं देना जारी रख सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन और सूचना सुरक्षा प्रशासन में खामियां मिलने के बाद ने यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि ये कार्रवाइयां वर्ष 2022 और 2023 के दौरान नियामक की ओर से बैंक के आईटी परीक्षण में पाई खामियों के आधार पर की गई हैं। नियामक ने कहा कि बैंक परीक्षण के बाद उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं व्यापक और समयबद्ध तरीके से दूर करने में विफल रहा है। आरबीआई के बयान में कहा गया है कि बैंक के आईटी इन्वेंट्री प्रबंधन, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सुरक्षा व डेटा लीक रोकने की रणनीति में कमी दिखी है। केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक की बिजनेस निरंतरता और डिजास्टर रिकवरी के लिए सख्ती व ड्रिल जैसे क्षेत्रों में भी गंभीर खामियां और अनुपालन में कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा, लगातार 2 वर्षों तक बैंक के आईटी जोखिम और सूचना सुरक्षा प्रशासन में कमी का आकलन किया गया। इसके बाद निष्कर्ष निकाला गया कि
यह नियामकीय दिशानिर्देशों के तहत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।